जी और मंतोष जी जुड़े हुए हैं। हाँ, नाइस टी शर्ट। हाँ, सही बात है, टी शर्ट बहुत अच्छी है, मुझे खास पसंद है। इस पर एक संदेश भी लिखा हुआ है और वो संदेश जो लोग बहुत एक के बाद एक मैसेज भेज के ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए है। यश अग्रवाल जी, ये टी शर्ट पे क्या लिखा है आप भी पढ़ लीजिए। पूरा इसमें दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ। नीचे की लाइन ये है, प्लीज कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन टू योर इश्यूज। इसका अर्थ आप खुद ही समझ लीजिए। आ, ये लाइट। हम्म। नमस्ते। देखिए, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आपको याद होगा एक बार पिछले महीने भी सस्पेंड हुए थे, और वो क्रूड ऑयल का काम इस समय है ऐसा ही कि जिसमें कब कहाँ पहुंच जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उसको लेके जरा सावधान रहना ही बेहतर है। और अब मैं जो बातें आज करूंगा, जरा मैं सोच रहा था थोड़ा वेट कर लूं, दो चार लोग और जुड़ जाएं, और इस बीच में थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कुछ कागज हैं जो निकाल लूं तो उसके बाद बात ठीक से हो जाएगी। दो तीन संदेश आए हुए हैं, वो सामने कर लूं। और पहले मैंने सोचा कुछ विषय पकड़ के बात करूं, लेकिन फिर मेरा विचार ये बना कि आज इतवार है, आप लोग भी क्योंकि और उत्साह बढ़ा रहे हैं आप लोग। कल आप लोगों ने कहा कि हाँ ये वाला लुक अच्छा लग रहा है, तो मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। हालांकि रोज ऐसा नहीं हो पाएगा, हमको बाकी दिनों में शिष्टाचार का पालन करते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज ये तो एक दो संदेश हैं जिनको मैं निकाल लेना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, देखिए तरह तरह की भविष्यवाणियां आनी शुरू हो गई हैं। अब मैं, आपने भी अगर देखा हो, ध्यान दीजिए तो आपको भी दिखेगा, अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की भविष्यवाणी आ रही है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो ये होता है कि वो बंद होकर बैठना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। इस तरह जिस तरह हम रह रहे हैं। विकास शिवंकर जी, किस चीज की लीज कैंसिल करवा दी आपने? क्या आज भी सिग्नल ठीक नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? मुझे तो लोग, जब मैंने परसों अपने लैपटॉप से नहीं हो पा रहा था और इससे किया, तो उसके बाद कहा गया कि इसी से करिए, यही सिग्नल बहुत अच्छा है। इसलिए आज मैं उस तरफ गया ही नहीं, सीधे मैंने यहीं से जोड़ लिया। जुगराज सिंह कह रहे हैं ठीक है, रिंकू ठाकुर कह रही हैं नहीं ठीक है। नहीं भाई, ज्यादातर लोग कह रहे हैं ठीक है। इसका अर्थ मुझे लग रहा है कई बार, और ये बात समझ लीजिए, नियम से ये है कि एक दिन आपके यहाँ ठीक नहीं होगा, एक दिन मेरे यहाँ ठीक नहीं होगा। विकास शिवंकर जी, नहीं लीज कैंसिल नहीं लिखा है, प्लीज कैंसिल लिखा है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा, प्लीज कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन टू योर इश्यूज, यानी अपनी समस्याओं से मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे खाली रखिए, ये है उसका अर्थ। और ये अर्थ मेरे हिसाब से ये है कि मैं, जो मैं आप सबको कहता हूँ, आप ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी सबको दिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा हूँ? हाँ, ये हो सकता है कि बफरिंग का, बीच में बफरिंग हो रही हो, ये मैं मान सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इस सर्वर पर, एक मेरा और लैपटॉप चल रहा है, उसको वहां से हटा के बाहर कर दूं। अभी इस वक्त आपको आ रहा है, ऐसा लग रहा है, या अभी बफरिंग हुई है? हम्म। मुझे लगता है अब कुछ बेहतर होगा, मेरा ऐसा विचार है। ऐसे रूमर्स हैं कि मोस्ट ऑफ दी एमएफ का हालत फ्रैंकलिन जैसा होने वाला है। आई हैव माई लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन एमएफ, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी हाइब्रिड, निपन स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप, मेरा एसेट प्लीज सजेस्ट। हाँ, मैं इस पर आता हूं। एक तो देखिए, मैंने खुद अपना एक वीडियो बनाया के मामले पे। आज मैंने
गौरव मछुवाला से बात की और ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। इस पर मैंने बाज़ार में 1-2 और जानकारों से बात की है और उनका कहना है ये थोड़ा विकट विषय है। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप अपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके डॉक्यूमेंट को जाकर देखिए, उसकी वेबसाइट पे देखिए कि वो क्या हाई रिस्क कैटेगरी इन्वेस्टमेंट उसको बता रहे हैं या लो रिस्क है। अगर हाई रिस्क कैटेगरी है, तब आप उसमें घुस के ये देखिए कि उसके अंदर उनके पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी सिक्योरिटीज़ रखी गई हैं। किस डिबेंचर में, किस बॉन्ड में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और उन बॉन्ड्स की रेटिंग क्या है। अगर उसमें रिस्की पेपर्स हैं, जो कि आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डिटेल में मिल जाएगा कि कौन-कौन से उनके रिस्की पेपर थे, जिसकी वजह से वो परेशान हुए हैं। तो खास तौर पे इसी तरह के जो हाई रिस्क डेट फंड्स हैं, उनमें संकट आ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ ये भी कहूँगा कि आप आज ही निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो उल्टा भी पड़ सकता है ये दांव। जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का अपना फंड ऑफ फंड है 1-2। फंड ऑफ फंड वो होते हैं जो दूसरे म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड होता है जो हम सबसे पैसा जुटाता है और उसके बाद शेयर्स में लगाता है या बॉन्ड्स में लगाता है। जो फंड ऑफ फंड है, वो सारा पैसा दूसरे फंड्स में लगाता है। तो फंड ऑफ फंड में जो पैसे लगे हुए हैं, ऐसे अनेक फंड ऑफ फंड हैं जिन्होंने इन फंड्स में, इन 6 फंड्स में पैसा लगा रखा था, जो बंद हो गए हैं। और उन फंड्स ने कल यानी फ्राइडे को ही ऐलान होने के साथ अपनी एनएवी में से ये कंपोनेंट ज़ीरो कर दिया है। यानी इन 6 फंड में लगा हुआ जो भी पैसा उनका था, उसको उन्होंने निल कर दिया है और एनएवी गिर गई है। अब अगर आप आज बेचते हैं पंकज सिंह जी जो कह रहे हैं, इस पे मैं थोड़ी देर में बात आऊँ। मैं कुछ बातें अपनी कहने के इरादे से आज आया हूँ, तो क्योंकि वो मैसेज खुल नहीं पाया तो मैं शुरू हो गया। लेकिन आप मेरी वो बातें पहले एक बार सुन लेंगे, मैं ये चाहता हूँ, तो उसके बाद मैं आगे आता हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हो रही है और वो उस पे ध्यान देने वाली बात है। ये आज आपने खबर सुनी होगी, आज 2 तरह की खबरें हैं। एक तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कुछ मजदूरों पे लाठीचार्ज की खबर है। दूसरी तरफ पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ की सरकारों ने व्यवस्था की है कि अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए अपने राज्य के लोगों को, खास तौर पे जो मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर, बस श्रमिक हैं, इनको लाकर वापस अपने-अपने गाँव तक पहुँचाया जाए। अभी शिकायत क्या हो रही थी कि साहब विदेश में बड़े लोगों के बच्चे फंसे हैं, बड़े लोग फंसे हैं, उनके लिए हवाई जहाज का इंतजाम हो रहा है। कहीं कोटा में, क्योंकि आईआईटी कोचिंग होती है, आपको मालूम होगा, कोटा में राजस्थान के बड़े लोग के बच्चे पढ़ते हैं, लाखों रुपए फीस होती है, लाखों रुपए हॉस्टल का लगता है। उन सबको लाने के लिए बसें भेजने का इंतजाम हो गया। गुजरात के टूरिस्ट उत्तराखंड में थे, हरिद्वार में, किसी को खबर नहीं मिली, शुरू के 2 दिनों में ही उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बसें आईं, उनको लेकर लग्जरी बसेस उनको छोड़कर चली गईं। शिकायत ये हुई कि वहाँ उत्तराखंड के रहने वाले जो निवासी थे, जो गुजरात में फंसे हुए थे, प्रवासी उत्तराखंडी, उन्होंने कहा हमको वापस जाते समय ले चलो, तो इन बसों ने उनको वापस नहीं पहुंचाया। उनमें से कुछ को पैसा लेके बैठाया गया, ये आरोप है, और रास्ते में राजस्थान में कहीं ले जाके उतार दिया गया कि अब इसके आगे नहीं ले जाएंगे। तो ये उनके लिए संकट पैदा हुआ। इस पर बहुत सवाल उठ रहे थे, बहुत ऐतराज हो रहे थे और ये सवाल बड़े पैमाने पर उठ रहा था कि सरकारें इन मजदूरों को इनके घर पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती हैं। तो 2 बड़े काम हुए हैं। एक, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों को मंगवाने के लिए बसों का इंतजाम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो अपनी बसों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को बैठाकर भिजवा दिया यूपी, कि ये हम भेज रहे हैं। और इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि ये लोग जिस-जिस शहर में रह रहे हैं, जहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ ये 14 दिन से ज़्यादा का क्वारंटाइन तो भुगत चुके हैं, बिता चुके हैं। अगर कोई बीमारी इनके अंदर होनी होती, लक्षण होने होते, तो वो उभर के आ चुके होते अब तक सामने। तो अब इनको लाने में कोई बड़ा भारी खतरा सामने नहीं आने जा रहा है। अब इसके बाद होना क्या है? जो दूसरी बड़ी खबर है और जिसके बाद अगर वास्तव में ये हो गया, तो इस देश की इकोनॉमी की तस्वीर बदल जाएगी।
वो है योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक बड़ा फैसला। खबर ये मिली है, सूत्रों से पता चला है, कोई इस पे पक्की जानकारी दे नहीं रहा है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने ये तय किया है कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटकर अपने-अपने गाँव में आए हैं, अब वो चाहते हैं कि ये यहीं बसें, इनको वापस जाने की ज़रूरत ना पड़े। इनकी रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम इन्हीं के गाँव के आस-पास किया जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और ये कमेटी उस प्रकार की कमेटी नहीं है, जैसी आमतौर पर सरकारी कमेटियाँ होती हैं। योगी जी ने बहुत इसमें इस मामले में खास तौर पे कोरोना के प्रकरण में कुछ गलत भी हुआ, कुछ सही भी हुआ, तमाम चीज़ों पे आलोचना भी हो रही है। आज ही मैं बता रहा हूँ कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में मज़दूरों पे लाठीचार्ज हुआ, ऐसी खबर है, उसकी आलोचना होगी। लेकिन जिस वक़्त उन्हें पहले बार मज़दूरों को घर पहुँचाना था, उन्होंने बसें चलवाईं। उस पर केंद्र सरकार की तरफ से फिर सूत्रों के अनुसार है कि ऐतराज़ जताया गया कि ये क्यों कर रहे हैं, लॉकडाउन है, लोग कैसे जाएँगे? जहाँ हैं वहीं रोक दीजिए और वहीं उनके रहने का इंतज़ाम कीजिए। इस तरह की सलाह मैं भी दे रहा था। मेरे मन में भी ये डर था कि लोग अगर जाएँगे तो जहाँ पहुँचेंगे वहाँ बीमारी फैलेगी। इससे अच्छा है जो जहाँ है उसको वहीं फ्रीज़ किया जाए और वहाँ एक बार पक्का किया जाए कि बीमारी आगे नहीं बढ़ रही है, इसके बाद ही किसी को आगे जाने दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ हैं। वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं सबको अपने-अपने गाँव तक पहुँचाओ और गाँव में आम तौर पर खबरें जो गाँव से आ रही हैं वो यही हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन का पालन करवाया गया, उनको गाँव से बाहर पंचायत घर में, स्कूलों में ऐसे 14 दिन रखकर देखा गया कि इनके अंदर कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है। उसके बाद ही वो गाँव के सामान्य कामकाज में शामिल हुए हैं। तो एक तो रहा ये, जिसमें केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लोगों को उनके ठिकाने तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। अब आया दूसरा चरण। 5 लाख से ज़्यादा श्रमिक पहुँच गए हैं, ऐसे लोग 5 लाख से ज़्यादा ग्रामीण अपने-अपने गाँव में पहुँच गए हैं। इनके लिए प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, प्रमुख सचिव माइक्रो एसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, प्रमुख सचिव स्किल डेवलपमेंट, ये और एक और अधिकारी हैं इसमें। ये अधिकारी कौन है, ये जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये वो अधिकारी हैं चारों जो पनिशमेंट पोस्टिंग पे चल रहे थे जब से योगी जी की सरकार बनी है। इनको ऐसे पदों पे रखा गया था जहां कोई खास काम नहीं होता है और जो सरकारी दफ्तरों को, अफसरों को, उनके मूवमेंट को जानते हैं, वो जानते होंगे कि पनिशमेंट पोस्टिंग क्या होती है। ये वो अफसर होते हैं जिनसे सरकार खुश नहीं होती है, मानती है कि ये पिछले निजाम के लोग हैं, ये इनकी लॉयल्टीज कहीं और हैं, ये हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारा भला नहीं करेंगे, हमारे काम में अड़ंगा डालेंगे। लेकिन अब क्या गणित लगाई गई, कैसे सोचा गया, मुझे नहीं मालूम है। मगर योगी आदित्यनाथ ने ऐसे 4 अफसरों को बुलाया है, उनकी कमेटी बनाई है और उन उस कमेटी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि अब आप जो लोग अपने गाँव आ गए हैं, इनकी रोज़ी-रोटी का यहाँ इंतज़ाम कीजिए। अब आप तुरंत इस सवाल पर शक उठाएँगे, कहेंगे कि ये तो 50वां बार उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मुख्यमंत्री कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ खुद एक जिला, एक प्रोडक्ट का क्लस्टर बनाने का ऐलान कई बार कर चुके हैं। ये सब होता नहीं है, सरकारी काम इस तरह चलता नहीं है। तो इसका भी उन्होंने फ़ॉर्मूला और उन्होंने 2 बातें और साथ में कही हैं, ये भी फिर मुझे सूत्रों से पता चल रहा है। एक, इस काम में किसी सरकारी प्रोसेस का कोई दखल नहीं होगा। इसके जो लाभार्थी होंगे यानी जिनको ये फ़ायदा पहुँचाना है, उनको नहीं कहा जाएगा कि अब आप जिला उद्योग केंद्र जाइए, वहाँ से पर्ची लाइए और उसके बाद आपको आगे काम मिलेगा। उनको जिला उद्योग केंद्र नहीं जाना है। उनके इलाके के एमएलए, एमएलसी, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, नगर सेवक, इन सब की भी इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होगी। ये लगभग तय है और इन अफसरों को कहा गया है कि आप सरकार के पैसे के भरोसे भी न रहें, कृपया। ये समझ लें कि सरकार के पास इस वक़्त पैसा है नहीं कि वो किसी को बाँट सके, तो सरकार कहीं से पैसा लाएगी, बजट पास कराएगी, स्कीम बनाएगी और जैसे सरकारी योजनाओं में होता है कि आधा पैसा काम में और आधा पैसा बाहर, वो नहीं होगा। इसलिए जो तरीका अपनाया गया वो ये है कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों से देश के
बात चल रही है, त्वरित स्तर पर बात चल रही है, लोगों के संबंध हैं जिनके उनसे बात कर रहे हैं और उनसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना कोई बड़ा भारी प्लांट लगा दें हमारे स्टेट में। उनसे कहा जा रहा है कि आपकी जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, इनकी छोटी-छोटी सप्लाई यूनिट्स आप हमारे अलग-अलग जिलों में छोटे-छोटे खोल दें, जिनमें यहाँ के इन लोगों को जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, इनको वो काम मिल सके जिसमें ये मेहनत करके ये लोग बड़े शहरों से लौट के आए हैं, तो मज़दूरी करने की, अनुशासन में रहने की आदत है। बाकी जो लोग गाँव में हैं, वो अपना काम पहले से करते हैं। साथ में परिवार में 2 लोग और होंगे, काम करने में उत्साह बढ़ेगा, तो माहौल सुधरेगा। इसलिए ये स्कीम काम कर सकती है और इस स्कीम के पीछे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, शुरू हुआ है। जो खरीद करती हैं कंपनियाँ, जैसे आईटीसी गेहूँ खरीदती है, उससे संपर्क किया जा रहा है कि आप अपने परचेज़िंग सेंटर बढ़ा दीजिए प्रदेश में। जितने ज़्यादा करते हैं करिए और इसमें ख़ास बात क्या दी जा रही है, ये सब तो कोई भी राज्य बुलाएगा और कह देगा। ख़ास बात ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक नई फ़ोर्स बनाने जा रही है, जो इन सबको सुरक्षा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शिकायत लॉ एंड ऑर्डर की रही है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा या छोटा वहाँ जाने से इसीलिए कतराता है कि वहाँ सुरक्षा की समस्या बहुत ज़्यादा है। बिहार में और ज़्यादा है, लेकिन यूपी में भी कम नहीं है। और क्योंकि मैं यूपी का हूँ, मुझे इस बात को सुन के बुरा लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो नहीं सकता है। और मैं योगी आदित्यनाथ की राजनीति का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। आप अगर हिसाब जोड़ेंगे कि 100 में से कितनी चीज़ों में मैं उनके साथ हूँ और कितने में खिलाफ हूँ, तो मैं योगी आदित्यनाथ की राजनीति का विरोधी पाया जाऊँगा। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने ये जो सपना देखा है, इसको वो पूरा कर ला जाते हैं और ये योजना इसी तरह क्रियान्वित हो जाती है जैसी सोची गई है, तो ये सिर्फ कुछ लोगों को रोजगार नहीं दिलाएगी, सिर्फ कुछ लोगों के खाने का इंतजाम नहीं करेगी, ये उत्तर प्रदेश की शक्ल बदल देगी और उत्तर प्रदेश की शक्ल बदलने का अर्थ आप समझते हैं क्या है? उसका अर्थ है कि भारत की शक्ल बदल जाएगी। ये काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार यानी जो आप भारत की भारत के नक्शे को एक खड़ी लाइन से बाँट दीजिए, तो एक तरफ पश्चिम और दूसरी तरफ पूरब। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश का पूरब में आता है। पूरब और पश्चिम के बीच एक बड़ा विभाजन है और अगर पूरब के राज्यों का तरक्की हो गई, उनकी प्रगति हो गई, तो इस देश में जो राज्य पहले ही प्रगति कर चुके हैं, वो कम तरक्की भी करेंगे तो चलेगा। असली तरक्की इस देश की तब आएगी जब जो राज्य पिछड़े हैं, वहाँ तरक्की तेज़ होगी। और ये मॉडल मुझे लगता है अगर सक्सेसफुल हो गया, अब देखिए इस पे बहुत सवाल है। क्योंकि मुझे 30 साल पत्रकारिता में हुआ, जब मैंने शुरू किया था, तब से ये सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब फलाने आ रहे हैं, अब फलाने आ रहे हैं, बड़े-बड़े एक से एक तीरंदाज लोग आ रहे हैं। और मैं अभी एक बार अंत में बताऊँगा, खड़े होके दिखा दूँगा आप सबको कि क्या लिखा है टी-शर्ट में, 2 बार बता चुका हूँ, मैं बार-बार नहीं बता सकता हूँ। आप लोग इस समय बात पे ध्यान दीजिए। ये टी-शर्ट मैंने पहनी थोड़ा प्रोवोक करने के लिए ही है, लेकिन इतनी नहीं। नमस्कार में आलोक जोशी कहना आज मैं भूल गया। ये तो इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नमस्कार अभी कह देता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत, अभी आप सबको नमस्कार और आपको धन्यवाद इस समय जुड़ने के लिए। अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो काम अच्छा करेगा, अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके बावजूद वो अच्छा काम करेंगे, वो उत्तर प्रदेश को चमका देंगे, तो फिर हमें उनकी वाहवाही करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये मेरे लिए कितना अच्छा दिन होगा, क्या राज्यों में शामिल हो जाए, इससे अच्छा क्या होगा? इससे मैं उसका पूरी तरह समर्थक हूँ और मैं मनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी ये योजना जैसी उन्होंने सोची है, बिल्कुल वैसी ही पूरी हो। क्योंकि इसमें बहुत कुछ इसके ऊपर टिका है। हम ये कहते रहे हैं, आपने पढ़ा कुछ किताबों को। हाँ, एक अभी इसमें कमेंट आया और उस पर मैं आने जा रहा था कि चीन से जितना बाहर निकला है। ये अभी कुछ देर पहले एक
मैसेज मेरे पास भी आया हुआ है, उसी को मैं ढूँढ रहा था अभी आपके लिए। मैं 2-3 मैसेज ऐसे हैं आज, जो चिंताजनक हैं, जिनको ढूँढना ज़रूरी है। तो वो उन पे भी मैं साथ-साथ बात करता चलूँ। कारण क्या हो रहा है कि बड़ा विकट समय है। अब क्या है, 26 तारीख हो गई है। 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होना है टेक्निकली। आप में से कितने लोगों को लगता है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 3 तारीख को? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए। लिखिए हाँ, ना। खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सिर्फ इतना लिखिए और उससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी राय क्या है। मैं तब तक इसको ढूँढता हूँ और आप इस बीच वो टिप्पणियाँ लिख डालिए। और मैंने वो संदेश ढूँढ लिया साहब। एक नहीं, ये वाला तो ये मैसेज आया था लेकिन ये विथड्रॉ हो गया है। नहीं। एक ये शेषाद्रिचारी साहब हैं, ऑर्गेनाइज़र के संपादक थे। तो इसका अर्थ समझ लीजिए संघ परिवार के सदस्य हैं और उनकी तरफ से ये ट्वीट आया है और वो ट्वीट बहुत चिंताजनक है। आप इस अ, देखिए, बेचने वाले चक्करों में मत पड़िए अभी कृपया। मैं अब सब लोग क्योंकि सवाल-जवाब नहीं हो पा रहे हैं और उसमें मैं हर एक का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये बेचने के चक्कर में अभी ना पड़ें, कृपया मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। अच्छे शेयर ख़ास तौर पे कतई धोखे से मत बेच दीजिएगा। ये बहुत आप हाँ, ये रत्नाकर यादव जी लाए हैं। इनका कहना है कि चीन से अपना कारोबार समेटने वाली कंपनियां भारत की जगह वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों को तरजीह दे रही हैं। वहां से निकली 56 में से केवल 3 कंपनियां भारत आई हैं। ये बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात है। ये मतलब अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए, जो हम लोग इतने समय से कह रहे थे यहाँ उत्सव कि अब तो चीन से पूरी दुनिया की दुश्मनी हो गई, चीन में तो लोग जाएंगे नहीं, यूरोप का कोई नहीं जाएगा, अमेरिकन कंपनी नहीं जाएगी, सब भारत आ जाएंगी। और इसमें इस तरह का बैंड बजाने में हमारे मंत्रीगण बहुत तेजी से शामिल रहते हैं। ये आपको देखना होगा कि यहाँ बहुत सारा रोजगार हो जाएगा, बहुत सारी नौकरियां खुल जाएंगी और तमाम इंडस्ट्री, ऐसा लग रहा है कि सब यहाँ पे करोड़ बाग बनने वाला है सारे फैक्ट्रियों का। नहीं देखिए, मैं वो अलग कहानी पे नहीं जाऊंगा कि वो अखिलेश से बेटर है नहीं है। उसमें अखिलेश भी जब आए थे तो बड़े अरमानों के साथ आए थे, हम सब ने समर्थन दिया था कि भाई एक नौजवान मुख्यमंत्री है, नए तरीके की बात करता है। लेकिन अखिलेश ने बहुत बुरी तरह निराश किया कई मोर्चों पर। बाद में वो जागे, लेकिन तब कहा गया सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो इसलिए ये नहीं है। अब इन्हें ये जो योगी जी की योजना है, ये बहुत मुझे इसमें काफ़ी प्रॉमिस दिख रहा है। और ये जो लोग गए हैं बड़े शहरों से, आप ये भी समझिए, इस वक़्त ये बहुत बेहाल होकर, परेशान होकर गए हैं। अभी तक ये लोग जब गाँव जाते थे छुट्टी में, तो आपको अगर उस इलाके का अंदाज़ा हो, तो ये ज़रा मुँह छेंटते हुए, सीना तान के, बढ़िया चमकदार कपड़े पहन के, पॉलिश-वॉलिश, परफ्यूम वगैरह लगा के, 2-4 ऐसे खुशबूदार चीज़ें और कुछ सामान लेके जाते थे, जिससे ये गाँव में ये भ्रम रखते थे कि हम बम्बई में, दिल्ली में बहुत शानदार लाइफ़ बिता रहे हैं, बड़ी शानदार ज़िंदगी चल रही है। ओह हो हो! ये तो बहुत ही गलत काम किया। अगर आपने कल सारे शेयर ऑफ मार्केट बेच दिए, तो ये गलत काम किया आपने मेरी राय में। मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि कतई मत बेचिए। अच्छे शेयर तो बिल्कुल मत बेचिए, बेचने का समय नहीं है। ये आपके सोचने का ही, ये बात सोचने का ही समय नहीं है कि बेच दें। इस समय खराब कंपनी मत बेचिए गिरे में तो। देखिए बीच-बीच में उछाल आता है, उसमें कोई कमज़ोर कंपनी में भाव अच्छा मिल रहा है तो निकाल दीजिए। लेकिन आप जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं, बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का या बजाज का, वो ये सब बेचने वाली कंपनियाँ नहीं है इस माहौल में। ये तो इस वक़्त आपको सब अच्छा माल सस्ते में मिल रहा है। भारी देखिए शेयर मार्केट क्यों चल रहा है, ये इसके पीछे बड़ा खेल है और शेयर बाज़ार में लगातार खेल चलता रहता है। इसलिए उस चक्कर में फँसे भी नहीं। ये भी ना करें कि बहुत सारा पैसा लगा दें। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेक्ट ऑप्शन है। अभी मेरे एक मित्र ने दिन में फ़ोन किया और कहा,
उन्होंने कहा भाई ये तो क्या बात कर रहे हैं, आजकल आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इस समय तो वो है कि सोना खरीद कर जमीन में गाड़ दो, ये वो वक्त आ गया है। यानी इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी विपदा आई हुई है। हमने जो रिकॉर्डेड इतिहास है, मतलब उसमें ऐसी मुसीबत नहीं देखी है दुनिया ने। कभी बीमारी की मुसीबत आती है, ठीक है, कोई एक बड़ी बीमारी आई, पहले पुराने समय में आपको याद होगा प्लेग का हम लोग बहुत सुनते थे कि प्लेग फैल गया, हैजा फैल गया। एक फिल्म है, आप अगर इस समय आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं पुरानी फिल्में, आप लोग देखें, अगर आप नहीं देखी है, बहुत ही शानदार फिल्म है, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस महाराष्ट्र के थे, यहाँ से गए थे चीन में, उन्होंने बीमारी का इलाज किया जब महामारी फैली थी, उसका उसके दौरान सेवा के लिए गए थे। उनकी जीवनी पर फिल्म है। उससे आपको बीमारी के समय की भयावहता का अंदाजा होगा, कितना खौफनाक माहौल होता है उसका अंदाजा होगा। नहीं, मैं साहब शेयर पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैंने ना भेल खरीदा है ना मैं उसको ट्रैक करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज पे ट्रैक करता हूँ कि जिस चीज को मैंने देखा है, खरीदा है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वो उसमें भी मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये किया है या ये मैं करने जा रहा हूँ। हाँ विकास शंकर जी, जो आप कह रहे हैं कि जो लोग गांव गए हैं वो वापस नहीं जाएंगे, और इससे एक नई चीज और पैदा हो रही है, वो आप समझ लीजिए। वो क्या हो रही है? आर्थिक राजधानी मुंबई जल्द गति से पटरी पर लाने की कोशिशें कामयाब हुई तो भारत की अर्थव्यवस्था शीघ्र संभल पाएगी। आपकी राय? नहीं, मेरी राय ऐसी नहीं है। एक तो मैं बता दूं आपको, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, ये बड़ा मिसनोमर है, ये भ्रम है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई इसलिए है कि भारत भर में अलग अलग देश, शहरों में, अलग अलग राज्यों में जो कंपनियां चलती हैं, जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां हो रही होती है, उन कंपनियों के हेडक्वार्टर मुंबई में है, वो टैक्स मुंबई में देती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि सब कुछ मुंबई में हो रहा है, जबकि ये बात सच नहीं है। हम्म। थोड़े थोड़े सवाल अगर हल्के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल बहुत तेजी से आते हैं तो फिर आप कुछ देर बाद कहते हैं कि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। माई सेविंग हैज लॉस्ट इन शेयर मार्केट एंड फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन में आपने कहां पैसा लगाया था, ये आप समझिए। अभी भी फ्रैंकलिन के कुछ फंड हैं जिनमें पैसा बुरा नहीं कर रहा है, और इस चक्कर में घबराइए मत। ये आईआरएस का जो टैक्स प्रपोजल है कि 40% टैक्स लगा दिया जाए, ऐसी एक खबर आई थी, लेकिन वो खबर जहां से आई थी वहां विड्रॉ कर ली गई है, इसलिए मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी पे शक है। इसलिए मैं जब तक वो खबर पक्की ना हो जाए, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हाँ गुरजीत जी, आप जो कह रहे हैं बात सही है कि ये, और इसमें समस्या है कि आप कोई एक शेयर लेकर उस पर अपनी राय मांगते हैं, तो इससे जो बात हो रही होती है वो कहीं और चली जाती है। अब जो संकट है वो समझिए। एक संकट ये है इस वक्त कि आप अगर इस हालत तक को कोई भी कुछ भी कहे, बहुत लोग बहुत तारीफ कर लिया है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि इतनी बड़ी कोई उपलब्धि हुई है जिस पे हमको इस समय बहुत खुश होना चाहिए। ठीक, क्या खुश होने वाली बात हो गई है? यूं लग रहा है, और खास तौर पे जो यहाँ बैठा हुआ आदमी, कोई बाहर दोस्त दराज तारीफ कर रहा हो, अच्छी बात है, उनके यहाँ बड़ी बुरी हालत है, भारत में हालत खराब हो गई है, नहीं उनके यहाँ खराब है और भारत में अच्छी हो गई है, माफ कीजिएगा, तो वो ठीक है उनके लिए। हम यहाँ भारत में बैठे हैं, हमको अपने आसपास का हाल देखना चाहिए, किस तरह बीमारी फैल रही है, कितनी तेजी है। देखिए, वो डेट फंड विद क्रेडिट रिस्क है कि नहीं है, ये आपको डॉक्यूमेंट में देखना पड़ेगा। आज मैंने जो बात की है गौरव मशरूवाला से इस वीडियो के ठीक पहले, उसको एक बार सुन लीजिए। उसमें डिटेल में बताया गया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं, और जो सवाल पता नहीं है वो अपने एडवाइजर से या डिस्ट्रीब्यूटर से कहिए, पता करके बताओ। साहब आप समझ लीजिए, ये शर्म लिहाज का समय नहीं है, पूरी बेशर्मी से पूछिए, जैसे आप सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले से बिल्कुल उसी अंदाज में मोल भाव शुरू कर दीजिए। कहिए हर सवाल का जवाब दो जितना पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए वरना मेरा पैसा दीजिए। डेट फंड का डेली बेसिस पे एयूएम वहीं चेक होगा जहां पे आप, एयूएम सबका आता है वहीं उनका भी आता है।
मार्केट में जिस जगह वो आप उनको खरीद रहे होते हैं, वहाँ पे उनका एयूएम आता रहता है। तो आईआरएस की जो लिमिट बढ़ाने की बात है, वो मुझे अभी जब तक ऑथेंटिक नहीं हो जाती, मैं उस पे कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा था, अब बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है, समझिए हम लोग कहाँ अब हम उस जगह आ गए हैं, जहाँ जाके आपको इस संकट का असर दिखेगा। अप्रैल का महीना था, 1 महीने लोगों ने ये किया, शुरू में सब उत्साह में थे, हर एक के पास थोड़ा बहुत पैसा भी था, मतलब से लाए ये कह नहीं सकते हैं विकास शिवांकर जी कि भारत वास्तविक स्थिति छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है, कोई जानबूझ के छुपा रहा है, पता नहीं है। लेकिन लगता है, शक है ऐसा कि छुपाई जा रही है या छुप रही है, यानी पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है, ये शंका तो ज़रूर हो रही है। ये शंका होने के कारण भी हैं और ये शंका होती हुई दिखाई पड़ रही है कि शायद पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। हुँ। ईस्ट और वेस्ट म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट, विकास सिंह जी कह रहे हैं। अच्छा है, सही बात है। क्या इस समय भी बफरिंग हो रही है या कुछ साफ सुनाई पड़ना दोबारा शुरू हुआ? यानी मैं कुछ धोखे में आ गया हूँ, आपने मुझे कल चढ़ा दिया कि ये जगह ठीक है, यहाँ से कर लीजिए। देखें, इधर से कुछ इसको हिला देने से फ़र्क पड़ता है क्या? कभी-कभी सभी तरह के नुस्खे काम बफरिंग होने लगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जिस दूसरे कंप्यूटर देख रहा हूँ, वहाँ बफरिंग दिख रही है मुझे भी। तो अब मैं इतना तो कर सकता हूँ कि जब यहाँ बफरिंग होती है तो मैं रुक जाता हूँ, उस समय चुप हो जाता हूँ, उसके बाद जब दोबारा दिखने लगता है तब फिर मैं बात करना शुरू करता हूँ। ये मैंने एक फ़ॉर्मूला निकाल लिया है, तो यही नहीं पहुँच रहा है तो फिर दूर क्या जा रहा होगा। अब गंभीर संकट ये है, कोई खत्म नहीं है। लिखा जी। हाँ जी, तो मैंने एक दूसरी सलाह दी है, अब अगर दोनों में से कोई एक चलती होगी तो आपको पकड़ में आएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर नहीं आ रही है, ये वाली चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि साफ, तो और ये भी लाइव हो गई है, तो अब आपको जो भी कन्वीनिएंट लगे पकड़ लीजिए। दोनों में से एक जगह आवाज़ आती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब मैंने इसलिए दोनों को ही ऑन कर दिया है कि अब मैं उसको कैसे सुनूँगा, जो मेरी आपकी बात हो रही थी, उसमें जो चैट आ रही है, वो देखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसका भी कोई उपाय निकालता हूँ।